नमस्कार मित्रों, बीए बीएससी द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा के सभी विद्यार्थियों का इस कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं वह है भाषा की विशेषताएं। जैसे कि भाषा की परिभाषा हमने देखी, भाषा किसे कहा जाता है, उसी तरह भाषा की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के संदर्भ में आज हम यहाँ पर विचार करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात समझ लीजिएगा, यहां हम जिस भाषा की विशेषता के संदर्भ में चर्चा करेंगे वो किसी एक विशिष्ट भाषा के संदर्भ में नहीं, किसी भाषा विशेष को लेकर हम यहाँ पर वर्णन नहीं करने वाले हैं, बल्कि भाषा मात्र से केवल भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ विशेषताओं को मैं यहाँ पर आपके सामने उल्लेख करूंगा। एक पहली विशेषता है भाषा की कि भाषा यह भाव संप्रेषण का प्रमुख साधन है। जैसे कि परिभाषा में हमने देखा कि परिभाषा में हमने ये कहा कि विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम भाषा होती है। एक व्यक्ति के विचार जब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने हो तो उसके लिए माध्यम के रूप में भाषा काम करती है। जैसे हमने देखा कि हम विचारों का आदान प्रदान किसी भी तरह से कर सकते हैं, संकेतों, खास करके संकेतों के माध्यम से और दूसरा भाषा के माध्यम से। लेकिन संकेतों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की कुछ अपनी मर्यादाएं हैं। अपने हर प्रकार के भाव को हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाते, बल्कि मौखिक रूप में व्यक्त किए जाने वाले जो विचार होते हैं वो अत्यंत सशक्त और प्रभावकारी होते हैं। इसलिए मौखिक रूप में विचारों के आदान प्रदान को यहां पर महत्व दिया गया है। इसलिए भाषा जो है वो प्रमुखता मौखिक रूप में जो विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं उसका एक प्रमुख साधन है और एक प्रभावकारी साधन है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक विशेषता है उसकी दूसरी विशेषता है कि भाषा हमें परंपरा से नहीं मिलती है, वो हमारी कोई पैतृक संपत्ति नहीं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं। जैसे हमारे पिता के द्वारा हमें धन मिलता है, हमें घर मिलता है, या जो भी हमारे पुरखों से चला आ रहा है वह आरास मिल जाता है। लेकिन भाषा ये पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। पिता की भाषा अनायास हमें नहीं मिलती, बल्कि हमें किसी भी प्रकार की भाषा को सीखना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है। इसलिए समझ लीजिएगा कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि भाषा ये अर्जित संपत्ति है। भाषा का अर्जन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। यदि भाषा यह पैतृक संपत्ति होती, मतलब बाप दादाओं से हमें मिली होती, तो हमें जन्म काल से वो भाषा आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें भाषा को प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए, यदि बच्चे को 2-3 साल में कहीं जापान में छोड़ दिया जाए तो वो केवल जापान की भाषा समझेगा, हमारी भाषा नहीं समझेगा। किसी भारतीय बच्चे को हम चाइना में छोड़ दिए जाए, वह चीनी भाषा समझेगा, भारतीय भाषा नहीं समझेगा। इतना ही नहीं, किसी 2-3 साल के बच्चों को हम अगर जंगल में छोड़ देते हैं तो वह भेड़ बकरियों की भाषा को समझेगा, मनुष्य की भाषा को नहीं समझ पाएगा। इसका तात्पर्य यही है कि भाषा यह हमें जन्मजात नहीं मिलती, हमें पिता के द्वारा नहीं मिलती, बल्कि भाषा का प्रयत्न पूर्वक अर्जन करना पड़ता है। तो ये भाषा का प्रयत्न पूर्वक अर्जन हम करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ये कैसे समझते हैं? तो भाषा अनुकरण से प्राप्त होती है। हम जैसे ही बचपन में हमारे परिवार में होते हैं, हम अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी जो हमारे आसपास होते हैं, पास पड़ोसी जो हमारे आसपास होते हैं, उन्हीं आसपास के लोगों के द्वारा भाषा को सीखते हैं। वो भाषा के संस्कार तभी से हम पर होने लगते हैं। यदि माँ किसी चीज को रोटी कहती है, हम उसको रोटी कहते हैं। किसी को पानी कहती है तो उसे हम पानी कहते हैं। इस चीज को अगर पेड़ कहती है तो हम उसे पेड़ कहते हैं। तात्पर्य भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। यह अनुकरण किसका करते हैं हम? जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमारे आसपास हमारे माता पिता, भाई बहन जो भी होते हैं, ये जो समीपस्थ लोगों के द्वारा हम भाषा
का संस्कार प्राप्त करते हैं और तभी से हम भाषा सीखते हैं। इसलिए समझ लीजिएगा कि भाषा जन्मजात नहीं है, बल्कि भाषा यह अनुकरण से प्राप्त होती है और भाषा का अर्जन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। भाषा की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वो केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं करती है, बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। भारत जैसे विभिन्न प्रांतीय, विभिन्न भाषी लोगों को यदि हम देखते हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता की विविधता यदि हम देखते हैं, तो अलग अलग भाषा भाषी यहाँ पर रहते हैं। केवल महाराष्ट्र में ही केवल मराठी भाषिक नहीं रहते, अलग अलग भाषाओं के लोग भी महाराष्ट्र में रहते ही। तो इन सभी अलग अलग भाषाओं के लोगों को भाषा के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का काम जो है वो भाषा करती है। चाहे हमारी संस्कृति अलग हो, चाहे हमारे विचार अलग हो, चाहे हमारा रहन सहन अलग हो, चाहे हमारे संस्कार अलग हो, लेकिन भाषा एक हो तो हमें एक सूत्र में बांधने का काम करती है। जैसे मैं मराठी हूं, कोई पंजाबी होगा, कोई उड़िया होगा, या कोई जो है वो गुजराती होगा, जो भी हो। लेकिन जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी के माध्यम से, इस भाषा के माध्यम से जो है समस्त भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम जो है वह भाषा करती है। इससे ऋग्वेद में भी जो है वो भाषा को राष्ट्र निर्मात्री कहा है, तो राष्ट्र का निर्माण करने वाली कहा है। तो एक सूत्र में बांधने का काम जो है वो भाषा करती है। चाहे हमारे रहन सहन, वेशभूषा, चाहे हम जैसे भी हो, हमारी संस्कृति अलग क्यों ना हो, लेकिन एक सूत्र में बांधने का काम जो है वो भाषा करती है। तो और एक दूसरी विशेषता है कि भाषा एक जैसी नहीं रहती, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, उसका रूप बदलता चला जाता है। पहले वो अलग थी, जैसे भाषा के इतिहास के बारे में यदि हम हिंदी मराठी भाषा के इतिहास के बारे में देखते हैं, आर्य भाषा के इतिहास के बारे में, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ऐसे होते होते वो बदलती चली गई। उसका आरंभिक रूप अलग था, तो उसका मध्यकालीन रूप अलग है, तो उसका आधुनिक रूप अलग है। तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और अन्य न जाने और 20-25 साल के बाद, 50 साल के बाद, 1000 साल के बाद भाषा का स्वरूप अलग होगा। भाषा ये नदी की तरह प्रवाहमान होती है, अविच्छिन्न होती है। वह उसमें सभी प्रकार के शब्दगत भेद होते हैं, शब्द बदलते चले जाते हैं, पद बदलते, पद के आधार पर वो बदलती है, वाक्य के आधार पर बदलती है, अर्थ के आधार पर बदलती है। इस तरह भाषा में पुराने शब्द कहीं निकल जाते हैं, नए शब्द कहीं आ जाते हैं। तो इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अंतिम स्वरूप उसी का होता है जो चीज बन चुकी है। भाषा बनती नहीं है, भाषा निरंतर बनती बिगड़ती चली जाती है, वो अपना रूप बदलती चली जाती है। इसलिए भाषा के बारे में कहा जाता है कि वो निरंतर परिवर्तनशील है, उसका कोई वो निरंतर अविच्छिन्न रूप से चली जाती है, उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, वो बनी नहीं, वो एकदम से तैयार है ऐसी नहीं है, वो बदलती चली जाती है। वो शब्द के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, पद के आधार पर, वाक्य के आधार पर, वाक्य रचनाओं के आधार पर, ये संरचनात्मक रूप में भी उसमें परिवर्तन होता चला जाता है। तो इस तरह से कुछ पुरानी चीजें नई निकल जाती है, नई चीजें आ जाती है। तो भाषा एक जैसी कभी रहती नहीं, वो परिवर्तनशील है, उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और एक बात हम समझ लीजिए कि प्रत्येक भाषा की जो संरचना होती है, उसकी जो बनावट होती है, जो संरचना होती है, जो व्याकरण होता है, वो अलग होता है प्रत्येक भाषा। जैसे मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सभी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन प्रत्येक भाषा की एक नियमावली, विशिष्ट नियमावली, जैसे मराठी की हो, हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, ये ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ, इन स्तर पर वो बदलती चली जाती है। प्रत्येक भाषा का अपना एक स्वतंत्र व्याकरण होता है, संरचना होती है। जैसे हिंदी में समझ लीजिएगा, संस्कृत में उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं, संस्कृत में 3 वचन है, तो हिंदी और मराठी में 2 ही वचन है, एक वचन और अनेक वचन, एक वचन और बहुवचन। उसी तरह संस्कृत में जैसे मान लीजिएगा कि 3 लिंगों की व्यवस्था है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो मराठी और हिंदी में 2 ही लिंगों की व्यवस्था है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रत्येक स्तर पर, अंग्रेजी हो या अन्य भाषाएं, व्याकरण के स्तर पर बदलती चली
बदलती चली जाती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, उसकी संरचना अलग होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट संरचना होती है, उस नियम के आधार पर ही भाषा को बोला जाता है। एक और बात समझ लीजिएगा, भाषा के संदर्भ में कहा जाता है मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कठिनता से सरलता की ओर ले जाना। उसी तरह भाषा की भी एक विशेषता है कि भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। जैसे मैंने कहा आपको, जैसे मनुष्य सरल स्वभावी होता है, कठिनता से सरलता की ओर जाना, और भाषा के संदर्भ में भी वो कठिन भाषा को सरल बना लेता है। उसे भाषा विज्ञान की भाषा में मुख सुख, या जिसे कहा जाता है प्रयत्न लाघव कहा जाता है, कि जो कठिन शब्दावली होती है उस कठिन शब्दावली को सहज रूप में वह जो है वह सरल कर देता है। ऐसे बहुत सी शब्दावली, जैसे सत्येंद्र नाम का एक शब्द था, सत्येंद्र। उस सत्येंद्र संस्कृत शब्द को धीरे धीरे सत्येंद्र का सत्येंद्र, सतेन, इस तरह सतेन, इस तरह बनता चला गया। उसी तरह यदि हम देखें तो मुखोपाध्याय ये शब्द है, तो मुखोपाध्याय का प्रयत्न लागो या मुख सुख की दृष्टि से उसको मुखर्जी कर दिया। चट्टोपाध्याय जैसा विस्तृत शब्द है, चट्टोपाध्याय का चटर्जी कर दिया, बंदोपाध्याय का बैनर्जी कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं, हमारी आदत होती है, कठिन शब्द कभी टिकते नहीं है, उसको उन शब्दों को हम अपनी तरह बोलने लगते हैं, क्योंकि भाषा की ये विशेषता है कि वह बदलती चली जाती है, वह कठिन से सरल बनती चली जाती है, क्योंकि हम भाषा के लिए नहीं है, भाषा हमारे लिए। इसलिए भाषा निश्चित रूप में कठिनता से सरलता की ओर चली जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कि भाषा, प्रत्येक भाषा देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, और प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठी, गुजरात के क्षेत्र में गुजराती, पंजाब के क्षेत्र में पंजाबी, ऐसे प्रत्येक राज्य की क्षेत्र के अनुसार अपनी अपनी भाषाएं, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, और एक राज्य में भी अलग अलग, इसलिए कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। तात्पर्य क्या है कि हम जैसे एक ही प्रांत में रहते हो, एक जिले को छोड़कर अगर दूसरे जिले में चले जाए तो अलग तरह से भाषा बन जाती है। जैसे मराठी के बारे में ही कहा जाता है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी प्रमुख रूप में भाषा के रूप में बोली जाती है, लेकिन अगर औरंगाबाद में हम रहते हैं तो औरंगाबाद की भाषा मराठी अलग है। अगर हम औरंगाबाद को छोड़कर थोड़ा अलग बीड डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं तो बीड डिस्ट्रिक्ट की भाषा अलग है, कि हम लातूर में चले जाएंगे तो भाषा अलग है। भाषा एक ही है लेकिन पद्धति अलग है, बोलने की शैली अलग। कोल्हापुर में चले जाएंगे तो अलग तरीके से मराठी बोली जाएगी, विदर्भ में चले जाएंगे तो हम अलग तरह से मराठी हमें प्राप्त। इसलिए प्रत्येक भाषा की क्षेत्र के अनुसार वो बदलती चली जाती है, उसकी अपनी एक भौगोलिक, निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। इसी तरह कहा जाता है कि प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। प्रत्येक भाषा ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक भाषा को अपना एक इतिहास है। जैसे सभी आर्य भाषाओं को अपना एक इतिहास है। संस्कृत है, संस्कृत के बाद प्राकृत है, प्राकृत के बाद पाली है, पाली के बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। तो लगभग 3-4 हजार साल का इतिहास हिंदी और मराठी आर्य भाषाओं को है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। वो उस काल में अलग थी, मध्यकाल में अलग है, आधुनिक काल में अलग है। प्रत्येक काल में वो अपना स्वरूप बदलती चली जाती है। तो प्रत्येक काल में भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक काल का एक विशिष्ट पद्धति से उसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा जाए तो भाषा यह एक ऐतिहासिक सीमा होती है। और उसी तरह देखा जाए तो भाषा सामाजिक दृष्टि से भी उसमें भेद होता है प्रत्येक भाषा में। जैसे शिक्षित लोगों की भाषा अलग, अशिक्षित लोगों की भाषा अलग, उच्च वर्ग की भाषा अलग, निम्न वर्ग की, मध्य वर्ग की भाषा अलग, तो जो निचले वर्ग की भाषा अलग, प्रत्येक व्यक्ति की, पढ़े लिखे लोगों की भाषा अलग। तो एक वर्ग की दृष्टि से भी भाषा में भेद होती चली जाती है, भाषा बदलती चली जाती है, सामाजिक दृष्टि से भी उसका भेद होता है।
हम समाज के किस वर्ग में रहते हैं, इस दृष्टि से भाषा। ऐसा हम देखा जाए तो सामान्यतः जो शिक्षित और उच्च वर्गीय लोग होते हैं वह मानक पढ़े लिखे होते हैं तो मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। निम्न वर्ग के लोग जो होते हैं वो सामान्यतः अशिक्षित होते हैं तो उनकी भाषा में थोड़ा सा ठेठपन होता है, उतनी मानक नहीं होती है, मिश्रित भाषा होती है। तो भाषा यह वर्ग की दृष्टि से भी बदलती चली जाती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भाषा के संदर्भ में मैंने आपको कहा कि अलग अलग विशेषताएं भाषा की हम मानते हैं कि भाषा एक भाव संप्रेषण का साधन है। भाषा यह पैतृक संपत्ति नहीं है, वो परंपरा से नहीं आती है, माता पिता के द्वारा नहीं मिलती है, यह जन्मजात नहीं मिलती है, उसका अर्जन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है और उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है और प्रयत्न से ही उसे सीखा जा सकता है। भाषा यह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, ये समझ लीजिए। उसके बाद भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील होती है, वो बदलती चली जाती है, उसका कोई एक अंतिम स्वरूप नहीं होता है। क्यों? निरंतर रूप में बदलती चली जाती है। भाषा की प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है, उसकी एक विशिष्ट व्याकरण होता है। उस व्याकरण के आधार पर ही वह भाषा मानक बनते प्रयोग में लाई जाती है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग होती है। प्रत्येक भाषा जो होती है वह कठिनता से सरलता की ओर जाती है, ये भी हमने देखा। भाषा को कठिनता से सरलता की ओर जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक सीमा होती है। ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से भाषा अपना अपना महत्व रखती है। और अंतिम विशेषता भी हमने देखी कि भाषा सामाजिक दृष्टि से भाषा में भेद होता है। जैसे वर्ग के अनुसार उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग, ये भेद होता चला जाता है। तो इस तरह से भाषा मात्र यह अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। तो मैंने अपनी ओर से यह प्रयास किया है कि आपको भाषा की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के बारे में आपके सामने मैं व्यक्त हूं और यह मैंने व्यक्त किया है। इसके अलावा भी और भी विशेषताएं भाषा की मानी जाती है, लेकिन जितनी प्रमुख विशेषताएं हैं उन प्रमुख विशेषताओं के बारे में मैंने आपको उसके साथ आपका परिचय करवाया है। आशा करता हूं यह भाषा की विशेषताओं के संदर्भ में आप ठीक से समझे होंगे। बहुत बहुत